ओम ओम ओम। आज हम फिर से ल्यूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है इनके प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देख रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज का आज के ये लगभग मेरा 9वां वीडियो है, जिसमें हम 211 से लेकर 220 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे आप बीपीएससी, एसएससी या टीजीटी, पीजीटी, रेलवे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो एनी अदर, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। और ये 9वां वीडियो है इस वीडियो का, इस सीरीज का। और 211 से लेकर 220 तक के प्रश्नों को देखेंगे। 211 पेज से लेकर 220 नंबर पेज तक के देखेंगे। और इससे पहले जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का 8 वीडियो डल चुका है। ठीक है, हर एक, और ये 9वां वीडियो है। और एक वीडियो और लगेगा, उसमें अगला वीडियो में 221 से लेकर 228 तक के प्रश्नों को देखेंगे। इस प्रकार से इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछला बार 47 तक देख चुके थे, अब यहाँ शुरू करेंगे। संघ सूची का विषय नहीं है पुलिस है। संघ सूची का विषय नहीं है पुलिस है। संघ सूची का विषय है सिक्का, डाक, तार। राय सूची का विषय नहीं है सीमा कर। राय सूची का विषय नहीं है सीमा कर। राय सूची का विषय पुलिस, न्याय, जेल, ये सब राय सूची का विषय है। किसी आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची में सूचीबद्ध है। किसी आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची में सूचीबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? श्रम कल्याण। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? श्रम कल्याण। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? बीमा। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? बीमा। मत्स्य, कृषि और सट्टेबाजी, ये सब राज्य सूची का विषय है। केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? राज्य सूची में। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? राज्य सूची में। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर एवं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। इस पर इसका आंसर डी होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? शेयर बाजार, ये समवर्ती सूची का विषय, ये गलत है। शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय, ये गलत है। वन समवर्ती सूची का विषय सही है। वन समवर्ती सूची का विषय है। वन समवर्ती सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक, ये संघीय सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक, ये संघीय सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करें एवं संबंधित राज्य की सहमति से। संघीय राज्य है, संघीय राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है।
केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा राज्यपाल का पद। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा राज्यपाल का पद। निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था? सोली-सोराबजी आयोग। कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया? सोली-सोराबाजी आयोग। केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए बनाया गया है सरकारिया आयोग, जन समिति, एम मुंशी पुंछी आयोग। केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए बनाया गया है सरकारिया आयोग, रज समिति, एम पुंछी आयोग। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है? केंद्रीय सूची में। रेलवे जो है भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है? केंद्रीय सूची में। केंद्र राज्य संबंधों पर एम पुंछी आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक को कितनी समयावधि के भीतर निपटाने की सिफारिश की है? 6 माह। केंद्र राज्य संबंधों पर एम पुंछी आयोग ने संघ कार्यपालिका की विचारार्थ आरक्षित विधेयक को कितनी समयावधि के भीतर निपटाने की सिफारिश की है? 6 माह। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1988 में। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1988 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामलों में संसद कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249 है। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून संविधान के अनुसार होना चाहिए। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून संविधान के अनुसार होना चाहिए। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? बांटो और मापो का नियत मानक करना। कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? बांटो और मापो का नियत मानक करना। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? मादक लिकर। कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? मादक की लिकर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में किसका उल्लेख है? दाव एवं धूत, सत्ता एवं जुआ का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में किसका उल्लेख है? दाव और धूत, सत्ता और जुआ का। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में भूमि और भवनों पर कर से संबंधित उपबंध नहीं है। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में भूमि और भवनों पर कर से संबंधित उपबंध नहीं है। केंद्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के। केंद्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के। कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? खानों तथा जेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। राज्य सूची के अंतर्गत आता है शवगणना और कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान। भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्रियों से भिन्न तीर्थ यात्राएं, निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता। ये सब राज्य सूची के विषय हैं। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 32 में राजभाषा। राजभाषा से संबंधित प्रश्नों को अब देखेंगे। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। भारत का राजभाषा है हिंदी। भारत का राजभाषा है हिंदी। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? हिंदी को। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? हिंदी को।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343(1) में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343(1) में। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई? अनिश्चित काल के लिए। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? अनिश्चित काल के लिए। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? बांग्ला। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? बांग्ला। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? उर्दू। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? उर्दू। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? जम्मू कश्मीर ने। किस केंद्रशासित या राज्य प्रदेश ने उत्तर उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? जम्मू कश्मीर ने। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी। 8वीं अनुसूची में है उर्दू, नेपाली और कोंकणी। डोगरी भाषा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। डोगरी भाषा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 21वां। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 21वां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 ईस्वी में B.G. खेर की अध्यक्षता में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 ईस्वी में B.G. खेर की अध्यक्षता में। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? B.G. खेर। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? B.G. खेर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 के ए में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का उपलब्ध करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 350 के ए में। अनुच्छेद 350 के ए में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोरो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? 92वां। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोरो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? 92वां संशोधन में। 92। कौन सा भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? राजस्थानी। कौन सा भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? राजस्थानी। गुजराती, कश्मीरी, डोगरी ये सब 8वीं अनुसूची में शामिल है। किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? अंग्रेजी। किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? अंग्रेजी। सिंधी, उर्दू और संस्कृत को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी को। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा। भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर में। भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर में। 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से। 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 22 है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान है? 22 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? संथाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? संथाली। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
उल्लिखित नहीं है अंग्रेजी। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? अंग्रेजी। संस्कृत, सिंधी और नेपाली ये सब उल्लिखित है। 8वीं अनुसूची में संस्कृत, सिंधी और नेपाली है। भारतीय संविधान के 21वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के 21वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 33 जिसमें आपात उपबंध से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 3 प्रकार का। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 3 प्रकार का। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल का उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल का, राज्यीय संवैधानिक आपातकाल का एवं वित्तीय आपातकाल का। भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल का, राज्यीय संवैधानिक आपातकाल का, वित्तीय आपातकाल का। संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352 के तहत है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 3 बार। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 3 बार। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के समय। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के समय। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? 2 बार। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? 2 बार। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 1 बार। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 1 बार। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 3 दिसंबर 1971 को। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 3 दिसंबर 1971 को। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? 26 जून 1975 को। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? 26 जून 1975 को। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? आंतरिक अशांति के आधार पर। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? आंतरिक अशांति के आधार पर। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे वी गिरी। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे वी गिरी। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? फखरुद्दीन अली अहमद ने। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? फखरुद्दीन अली अहमद ने। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर से सभी मूल अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर से सभी मूल अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? वैसे ही बनी रहती है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? वैसे ही बनी रहती है। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति के समय। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति के समय। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। पढ़ेंगे पेज नंबर 214।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किन परिस्थिति में की जा सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के समय। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? 1 महीने में। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? 1 महीने में। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? 1 महीने में। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? 1 महीने में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 352। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? राज्य के राज्यपाल। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? राज्य का राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य के राज्यपाल के। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य के राज्यपाल के। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 2 माह के भीतर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 2 माह के भीतर। किसी राज्य में समानतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्यपाल के। किसी राज्य में समानतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्यपाल के। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 6 माह। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 6 माह। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता है, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आते हैं? न्यायिक। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आता है? न्यायिक। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? 6 माह के लिए। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? 6 माह के लिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? 3 वर्ष के लिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? 3 वर्ष के लिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 12 माह। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 12 माह। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जून 1951 को। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जून 1951 को। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? पंजाब में। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया है? पंजाब में। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? जम्मू कश्मीर में। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई? इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई? इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथों में ले सकता है? कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है? कार्यपालिका शक्ति एवं विधायी शक्ति को। संविधान किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात को घोषणा करता है? अनुच्छेद 360 के तहत। संविधान किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 360 के तहत।
अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? अभी तक नहीं। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? अभी तक नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा। कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अब तक भारत में नहीं की गई है? वित्तीय आपात की स्थिति। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? राष्ट्रपति के। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? राष्ट्रपति के। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? वित्तीय विधेयक। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? वित्तीय विधेयक के लिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित कथन विचार कीजिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। सही है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। सही है। वित्तीय आपात का अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति के। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति के। निम्न में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा की गंभीर खतरा है? 26 जून 1975 को। कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? 26 जून 1975 को। किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? अनुच्छेद 356 का। किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? अनुच्छेद 356 का। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित प्रश्न देखेंगे। चैप्टर नंबर 34 में आप संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित प्रश्न को देखेंगे। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन पर। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? संसद। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? संसद है। भारत के किस राज्य संघ क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली का। किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली का। वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है? दिल्ली में, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर में। वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है? दिल्ली में, पुदुचेरी में एवं जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? उपराज्यपाल। संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? उपराज्यपाल। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? लक्षद्वीप को। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? लक्षद्वीप को। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? लद्दाख के। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? लद्दाख के। लद्दाख।
किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? दिल्ली, पुदुचेरी व अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? दिल्ली, पुदुचेरी व अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई? 69वें। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई? 69वें। इन कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ के प्रशासक भी होता है, सही है। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ के प्रशासक भी होता है, सही है। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप के प्रशासक भी होता है, गलत है। सुनिश्चित कीजिए। सूची 1 में संघ राज्य क्षेत्र, सूची 2 में उसके प्रशासक संचालक। चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त होता है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक संचालक मुख्य आयुक्त होता है। चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त होता है। लक्षद्वीप का प्रशासक होता है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संचालककर्ता प्रशासक होता है। लक्षद्वीप का प्रशासन संचालककर्ता प्रशासक होता है। पुदुचेरी का उपराज्यपाल होता है। पुदुचेरी में प्रशासक संचालनकर्ता उपराज्यपाल होता है। पुदुचेरी में प्रशासन संचालनकर्ता उपराज्यपाल होता है। और दिल्ली में उपराज्यपाल होता है। दिल्ली में उपराज्यपाल होता है। दिल्ली में प्रशासन संचालनकर्ता उपराज्यपाल होता है। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 35 में पढ़ेंगे राजनीतिक दल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुदलीय। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुदलीय है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? राजनीतिक दल के। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? राजनीतिक दल के। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं। व विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है, सही है। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं। वह विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। इस प्रकार से एंटर सभी सही होगा। न्यू कथनों विचार कीजिए। भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, सही है। राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है, ये भी सही है। भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, सही है। भारत राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है, सही है। ए और आर दोनों सही तथा ये जो है आर का सही व्याख्या करता है। ये जो है आर का सही व्याख्या करता है। भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, इसी कारण से राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है भारत में। अब पढ़ेंगे पेज नंबर 216। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी गई है? 4। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? 4 राजनीतिक दल को। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो? 4%। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल प्रतिशत मत प्राप्त हो? 4%। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में।
भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है बहुदलीय पद्धति। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है बहुदलीय पद्धति। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? 14 राज्यों 14। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? 14। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6। कौन एक क्षेत्रीय दल है? अकाली दल। कौन एक क्षेत्रीय दल है? अकाली दल। कांग्रेस, भाजपा और माकपा ये सब राष्ट्रीय दल हैं। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 4%। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 4%। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी का स्थापना हुआ, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का, उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का और लास्ट में हुआ समाजवादी पार्टी का। सबसे पहले स्थापना हुआ तेलुगु देशम पार्टी का, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का, उसके बाद हुआ समाजवादी पार्टी का और लास्ट में हुआ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी का, फिर बहुजन समाज पार्टी का, फिर हुआ समाजवादी पार्टी का, फिर हुआ ऑल इंडिया तृणमूल का कांग्रेस का। इसका आंसर ए होगा। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ? 1964 में। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ? 1964 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल। निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? हाथी। कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? हाथी छाप है। धनुष एवं तीर निशान है जेएमएम का। धनुष एवं तीर निशान है जेएमएम का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? 1925 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? 1925 ईस्वी में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 ईस्वी में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? भाजपा का। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? भाजपा का। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा? सीपीआई का। किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? सीपीआई का। पक्षी चुनाव चिन्ह रखने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? फॉरवर्ड ब्लॉक ने। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रखने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? फॉरवर्ड ब्लॉक। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय लोकदल। कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी। ये सब राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। 1999 ईस्वी में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठन हुआ? कांग्रेस पार्टी के। 1999 ईस्वी में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? कांग्रेस पार्टी के। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी।
कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है अकाली दल? कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है अकाली दल? कांग्रेस, भाजपा और एनपीसी सब राष्ट्रीय दल हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बी वाजपेयी। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए। राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? भारतीय साम्यवादी दल का। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? भारतीय साम्यवादी दल का। किसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी? स्वतंत्र श्रमिक दल का। किसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी? स्वतंत्र श्रमिक दल का। कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। भारत का एक राजनीतिक दल है जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी एवं शिरोमणि अकाली दल। भारत का राजनीतिक दल है जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी एवं शिरोमणि अकाली दल। भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? केरल में। भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? केरल में। देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? 1977 ईस्वी में। देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? 1977 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 1999 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 1999 में स्थापित किया गया था। आम आदमी पार्टी आप का गठन किस वर्ष किया गया था? 2012 में। आम आदमी पार्टी एएपी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2012 में। द्रविड़ मुनेत्र करगम डीएमके की स्थापना किसने की? CN अन्नादुरई ने। द्रविड़ मुनेत्र करगम डीएमके की स्थापना किसने की? CN अन्नादुरई ने। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी की स्थापना 1940 में हुई थी। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी की स्थापना 1940 में हुई थी। किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का। किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का। भारतीय राजनीतिक पार्टी एआईटीसी का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। भारतीय राजनीतिक पार्टी एआईटीसी का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? जयप्रकाश नारायण ने। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? जयप्रकाश नारायण ने। अब पढ़ेंगे पेज नंबर 217। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में किस स्थिति में मान्य होता है? जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो। एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में किस स्थिति में मान्य होता है? जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो। राज्य की विधायिका या संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत में वर्ष दल बदल के आधार पर होने वाली निहत्था का अपवाद किस स्थिति में माना जाता है? यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। राज्य की विधायिका या संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत वर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निहत्था का अपवाद किस स्थिति में माना जाता है? यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। आंसर सी होगा। सितंबर 2021 तक कौन सा भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इंडियन नेशनल लोकदल। और सितंबर 2021 तक कौन सा भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इंडियन नेशनल लोकदल। सितंबर 2021 तक कौन भारत में एक राष्ट्रीय दल है? इंडियन नेशनल कांग्रेस।
बहुजन समाज पार्टी एवं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग द्वारा 2023 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली? आम आदमी पार्टी को। चुनाव आयोग द्वारा 2023 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली? आम आदमी पार्टी को। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष के लिए। कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राजनीतिक दलों की वर्गीकृत श्रेणी नहीं है? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल। कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राजनीतिक दलों की वर्गीकृत श्रेणी नहीं है? राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त। राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त दलों का चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किसी अन्य दलों द्वारा नहीं किया जा सकता, सही है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त दलों का चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किसी अन्य दलों द्वारा नहीं किया जा सकता, सही है। राष्ट्रीय दलों को अपने सरकारी कार्यालय का स्थापना हेतु भूमि या भवन का आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है, सही है। राष्ट्रीय दलों को अपने सरकारी कार्यालय की स्थापना हेतु भूमि या भुवन आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है, सही है। चुनाव के दौरान राष्ट्रीय दलों को 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। चुनाव के दौरान राष्ट्रीय दलों को 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है, इस वजह से आंसर डी होगा। ये सब राजनीतिक दल के संबंधित कथन है। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 36 है, भारतीय राजनीति में दबाव समूह। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 36 भारतीय राजनीति में दबाव समूह से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दबाव समूह राजनीतिक दलों में से किस अर्थ में भिन्न होता है? वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न होते हैं? वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः होता है विशेष हित समूह के रूप में। दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः होता है विशेष हित समूह के रूप में। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है? नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है? नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। डी मैकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है गुमनाम साम्राज्य के रूप में। डी मैकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है गुमनाम साम्राज्य के रूप में। डी मैकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है गुमनाम साम्राज्य के रूप में। किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? एच फाइनर ने। किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? एच फाइनर ने। एच फाइनर। भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने का मुख्य कारण है। भारत में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल का दबाव समूह का कार्य करते हैं। संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति में सक्रिय है उनका कोई निश्चित विचार नहीं है। समूहों का भारत में न तो स्वतंत्र अस्तित्व है और न ही वह राजनीतिक में स्वायत्त भूमिका का निर्वहन करते हैं। भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने का मुख्य कारण है। भारत में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल के ही दबाव समूह का कार्य करते हैं। संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति में सक्रिय है उनका कोई निश्चित विचार नहीं है। समूहों का भारत में न तो स्वतंत्र अस्तित्व है न ही वह राजनीति में स्वायत्त भूमिका का निर्वहन करते हैं। इस पर आंसर डी होगा। कौन एक दबाव समूह है? भारतीय किसान सभा, भारतीय मजदूर संघ एवं विश्व हिंदू परिषद। कौन एक दबाव समूह है? भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ एवं विश्व हिंदू परिषद। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? उत्तर प्रदेश में। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? उत्तर प्रदेश में। शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? महाराष्ट्र के। शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? महाराष्ट्र के। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? भाजपा के। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? भाजपा के।
भारतीय राजनीति में सक्रिय व्यावसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं है FICCI, SSOCHAM। भारतीय राजनीति में सक्रिय व्यावसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं FICCI, ASSOCHAM, ये सभी है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 ईस्वी में। भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ? 1969 में। भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ? 1969 के। कौन सा सही सुनित है? नाडार जाति संघ तमिलनाडु में सही है। नाडार जाति संघ तमिलनाडु में सक्रिय है। नाडार जाति संघ तमिलनाडु में सक्रिय है। रेड्डी जातीय समुदाय आंध्र प्रदेश में सक्रिय है। रेड्डी जातीय समुदाय आंध्र प्रदेश में। रेड्डी जातीय समुदाय आंध्र प्रदेश में सक्रिय है। लिंगायत समुदाय कर्नाटक में। लिंगायत समुदाय कर्नाटक में। लिंगायत समुदाय सक्रिय है कर्नाटक में। किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? मजदूर संघ के सदस्य को। किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? मजदूर संघ के सदस्य को। भारत में निम्न में कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? INTUC। भारत में कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? INTUC। विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? अमेरिका की। विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? अमेरिका की। सम्मिलित कीजिए। कृषि संगठन एवं प्रभाव क्षेत्र। भारतीय किसान यूनियन का प्रभाव क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। भारतीय किसान यूनियन की प्रभाव क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। भारतीय किसान यूनियन का प्रभाव क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। शेतकारी संगठन का प्रभाव क्षेत्र है महाराष्ट्र। शेतकारी संगठन का प्रभाव क्षेत्र है महाराष्ट्र। शेतकारी संगठन का प्रभाव क्षेत्र है महाराष्ट्र। भारतीय किसान संघ का प्रभाव क्षेत्र है गुजरात। भारतीय किसान संघ का प्रभाव क्षेत्र है गुजरात। भारतीय किसान संघ का प्रभाव क्षेत्र है गुजरात है। रैयत संघ का प्रभाव क्षेत्र है कर्नाटक। रैयत संघ का प्रभाव क्षेत्र है कर्नाटक। रैयत संघ का प्रभाव क्षेत्र है कर्नाटक। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। सम्मिलित कीजिए। छात्र संगठन एवं संबंधित दल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये भाजपा संबंधित है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा से है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संबंधित दल है भाजपा से। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ये संबंधित है साम्यवादी दल से। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन दल संबंधित है साम्यवादी दल से। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन संबंधित दल है साम्यवादी दल से। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया संबंधित है कांग्रेस से। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया संबंधित है कांग्रेस से। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया छात्र संगठन संबंधित है कांग्रेस से। समता युवाजन संबंधित है समाजवादी पार्टी से। समता युवाजन समाजवादी पार्टी से संबंधित है। समता युवाजन समाजवादी पार्टी के दल से संबंधित है। इस पर इसका आंसर ए होगा। ट्रेड यूनियन दलीय संबंधित है। भारतीय मजदूर संघ संबंधित है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय मजदूर संघ संबंधित है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय मजदूर संघ संबंधित है भारतीय जनता पार्टी से। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये संबंधित है माकपा से। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये संबंधित है माकपा से। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये संबंधित है माकपा से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये संबंधित है भाकपा से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये संबंधित है भाकपा से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये संबंधित है भाकपा से। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। और पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 37। इसमें पढ़ेंगे दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। दल बदल विरोधी कानून से संविधान के कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां। दल बदल विरोधी कानून से संविधान के का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां। संविधान संशोधन में कौन सा संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? 52वां। कौन सा संविधान संशोधन में कौन सा संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? 52वां संशोधन। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधान से। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधान से।
दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन को की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया? 7वें। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया? 7वें। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया? संविधान का 52वां संशोधन ने। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया? संविधान का 52वां संशोधन ने। किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्यों को दल बदल करने से रोका गया? 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो सके? 6 माह के भीतर। संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो सके? 6 माह के भीतर। भारत के संविधान की कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? 15 फरवरी 1985 को। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? 15 फरवरी 1985 को। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में स्थान दिया गया, सही है। दल बदल विरोधी कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची में स्थान दिया गया, सही है। दल बदल विरोधी कानून विधायी सदन से संबंधित चेयरमैन या स्पीकर को दल बदल की स्थिति में अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार देता है, सही है। दल बदल विरोधी कानून विधायी सदन से संबंधित चेयरमैन या स्पीकर को दल बदल की स्थिति में अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार देता है, ये सही है। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 38 पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित जो भी प्रश्न है उनको देखेंगे। संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय से है। संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भाग 3 में। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भाग 3 में। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गई है? अनुच्छेद 332 के तहत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की गई है? अनुच्छेद 332 के तहत। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 84। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 84 सीटें। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? 47 सीटें। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? 47 सीटें। राज्य विधानसभाओं में के कुल 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? 1109 सीटें। राज्य विधानसभाओं की कुल 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? 1109 है।
लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र इकाई की भी व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 131 है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 131 है। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़ा वर्ग से। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग से। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र संबंधित है अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों की सदस्यता के लिए आमंत्रित कर सकता है? अनुच्छेद 331 के तहत। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों की सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? अनुच्छेद 331 के तहत। अब पढ़ेंगे पेज नंबर 220 है, आज का लास्ट पेज है। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संभावित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? अनुच्छेद 333 के तहत। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति की सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? अनुच्छेद 333 के तहत। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? 65वें। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? 65वें। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? 89वां। संविधान के संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? 89वां। मूल संविधान में संसद, लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? 17 वर्ष के लिए। मूल संविधान में संसद, लोकसभा एवं विधानमंडल, विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? 17 वर्ष के लिए। संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? नहीं। संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? नहीं। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? 2। अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? 2। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया? वीपी मंडल ने। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया? वीपी मंडल। मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों से। मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों से। मंडल आयोग किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? पिछड़े समुदाय। मंडल आयोग किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? पिछड़े समुदाय। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? 27%। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? 27%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई।
किस पार्टी की सरकार में 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? जनता पार्टी ने। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? जनता पार्टी ने। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ BAMCEPF की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 39 है, पदाधिकारियों का अनुक्रम से संबंधित प्रश्नों को अब देखेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। अग्रता अधिपत्र के अनुसार कौन सी अग्रता का सही और वही क्रम है? सबसे पहले हो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर राज्यसभा के उपाध्यक्ष, फिर भारत के महान्यायवादी, फिर संसद सदस्य आएगा। अग्रता अधिपत्र के अनुसार का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब घटते हुए। सबसे पहले होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर होगा राज्यसभा के उपाध्यक्ष, फिर होगा भारत के महान्यायवादी, फिर होगा संसद सदस्य। निम्न में अधिकारियों पर विचार कीजिए। अग्रता के क्रम में इनका सही क्रम क्या है? सबसे पहले आएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद आएगा संघ मंत्रिमंडल के सदस्य, उसके बाद आएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर उसके बाद आएगा मंत्रिमंडल के सचिव। सबसे पहले आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद आएगा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर आएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर लास्ट में आएगा मंत्रिमंडल के सचिव। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों पर कौन सा अनुक्रम सही है? सबसे पहले आएगा राज्यों के राज्यपाल, फिर आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर आएगा राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर आएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। सबसे पहले राज्यों के राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर आएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। राज्यों के राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर आएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। इस प्रकार से आज का ये वीडियो ख़त्म हो गया, जिसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे ये लगभग भारतीय राज्य व्यवस्था का ये 9वां वीडियो था, जिसमें हम 211 से लेकर 220 तक के प्रश्नों को देखे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जो अगला वीडियो आएगा वो वाला वीडियो लेक्चर 10 होगा, यानी 10वां वीडियो होगा, जिसमें 221 से लेकर 228 तक के प्रश्नों को देखेंगे। 18 भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न 228 तक ही हैं, जो कि अगला वीडियो जो होगा इंडियन पॉलिटी का वो अंतिम वीडियो होगा। इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए, और दीक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नए हैं तो, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। और इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।